हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माफ करिएगा, हमने ये चैप्टर शुरू तो किया था लेकिन इसकी वीडियो थोड़ी सी डिले हो गई थी। रीजन था सीयूईटी के कारण हम अभी वीडियो बना नहीं पाए। अभी भी चल रहे हैं एग्जामिनेशन, सो ऑल द बेस्ट। लेकिन फिर भी यूट्यूब की जनता तो जनता है ही, उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। तो समय निकाल के अभी फिर से मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। शुरुआत करते हैं। शुरुआत क्या करते हैं, हमने इंडियन इकोनॉमी 1950 1990 स्टार्ट किया था और मैंने कहा था कि जैसे पढ़ाना स्टार्ट किया, जहां से छोड़ा है वहीं से कवर करेंगे। और मैंने भी बताया था कि नोट्स मेरे साथ बनाते चलना, तरीका यही है और कोई तरीका नहीं है। नोट्स प्रिंटेड मिल जाए, बुक में मिल जाए, कोई फायदा नहीं। जब तक खुद से लिखा नहीं तब तक खुद से पढ़ा नहीं। थोड़ा सा एक छोटा सा रिवीजन देखो फटाफट। पहली वीडियो में हमने क्या क्या कर लिया था कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग, क्यों जरूरी थी इकोनॉमिक प्लानिंग, क्यों की गई 1951 में प्लानिंग 1950 में प्लानिंग कमीशन बना के प्लान्स बनाए गए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाए गए। कितने तरीके की इकोनॉमी होती थी हमने डिस्कस कर लिया था, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक, मिक्स्ड, यूएस से रशिया और इंडिया। लॉन्ग पीरियड, शॉर्ट पीरियड गोल्स क्या थे प्लानिंग के, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैंने कहा था पार्ट वी में ये कवर करेंगे, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। मैंने कहा था फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परसूड इन अंडर प्लानिंग टिल 1991, रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन। ये हम इस वीडियो में अभी कवर करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आई सपोज जिसने सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं उनके लिए तो बढ़िया है, नहीं लिख रखे हैं तो पुरानी वीडियो में जाना। एक बार मैं फिर से इसको छोटा कर दे रहा हूं तो लिखने में आसानी होगी, ठीक है। टोटल कितने पॉइंट थे, 9 पॉइंट है, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट है फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परसूड अंडर प्लानिंग टिल 1991, रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर 2, लिमिटेशन अचीवमेंट्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशंस, अचीवमेंट सारी एक ही चीजें, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, आईपीआर, और ये सारी चीजें 9th पॉइंट तक हमारी आएंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो मैंने यहीं से लिखा था, इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे 11 स्लाइड्स हो चुकी थी। लास्ट टॉपिक हमने किया था लॉन्ग पीरियड शॉर्ट पीरियड प्लानिंग। तो अब पेन कॉपी पेन उठाओ, लिखना चालू करो। 5th पॉइंट हमारा क्या है, 5th पॉइंट है हमारा फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग pursued in India till 1991। ठीक, फटाफट देखिएगा, फटाफट देखिएगा। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट है। अब ये यहां से देखना ध्यान से क्या होता है। ये कह रहा है इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1950 से 1991 तक चली, उनकी फीचर्स क्या थे। एक तरीके से ये जितने पॉइंट ने समरी हैं, तो ये याद हो गया और पूरे चैप्टर में तुमने कुछ नहीं पढ़ा लेकिन इतनी बातें याद हो गई तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले साथ साथ लिखते चलो। सबसे पहला पॉइंट जो था वो था हमारा हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। अब इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन अभी मैं दूंगा, सबसे पहले सारी चीजें लिखते चलो। हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर मतलब क्या था, गवर्नमेंट का रोल जो था, जो पब्लिक सेक्टर का रोल था वो डोमिनेटिंग था। मतलब क्या था कि सरकार सारा पैसा कह रही थी पब्लिक सेक्टर पे लगाओ, प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करके रखना। कैसे किया था ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट उसमें जब इसको कवर करेंगे। पहले 5 पॉइंट लिख लो। फिर दूसरा था रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। दूसरा पॉइंट था रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, है ना। प्राइवेट सेक्टर का क्या था, रेगुलेटेड। रेगुलेटेड माने क्या होता है, रेगुलेट करना, रूल्स एंड रेगुलेशन से बांध देना, ठीक है। ये सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर को रूल्स एंड रेगुलेशन से बांध दिया गया था। थर्ड था प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लिखते चलो फटाफट, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज मतलब क्या है, अब सरकार ने एक्ट बनाए थे, ये सारी चीजें एक्ट्स के तहत हो रही थी।
कह रहे थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया गया था, एमआरटीपी एक्ट वगैरह कई सारे एक्ट बना के, और रेगुलेट किया जा रहा था लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को पनपने का मौका ही नहीं दिया गया। सारी चीजों पे सरकार ने रेगुलेशंस बांध दिए, लाइसेंस लगा दिया, हर चीज पे क्या बोलते हैं परमिशन लेनी पड़ती थी। इंपोर्ट करना है परमिशन, एक्सपोर्ट करना है परमिशन, नया धंधा खोलना है तो परमिशन, हर एक चीज से दिक्कत हो गई थी सरकार को। तो सरकार ने कैसे किया था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया था और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को और रिस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशन से बांध दिया था। फिर इसके बाद आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। अच्छा, मतलब कि सरकार ने हेवी इंडस्ट्रीज जो थी, हेवी इंडस्ट्रीज बोले तो क्या, बिजली, इंजीनियरिंग गुड्स और आयरन एंड स्टील, इन तीन इंडस्ट्रीज पे सरकार ने का खूब काम किया, क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। भाई बिजली चाहिए थी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, इंजीनियरिंग गुड्स चाहिए थे ताकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जा सके, है ना। इसके अलावा मैंने कहा आयरन एंड स्टील, रेलवे उठा लो, कोई भी इंफ्रा उठा लो, उसमें लोहे की तो जरूरत है ही ना। तो ये तीन स्ट्रैटेजिक हैवी इंडस्ट्रीज थी जिनकी एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस थी देश के डेवलपमेंट के लिए, तो सरकार ने इस पे काम किया। फिफ्थ पॉइंट जो था हमारा, थ्रस्ट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूं। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा थ्रस्ट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। धीरे धीरे लोगों के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों की ही आदत लगाई गई, ठीक है। इकोनॉमी को चलाने के लिए दोनों ही चीजें जरूरी है, सेविंग्स भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, ये दोनों ही चीजें जरूरी है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। बड़े सारे एक्ट बनाए गए ताकि बाहर के लोग आके धंधा ना कर सके हमारे यहां। और आज की डेट में क्या है, दे दनादन एफडीआई, दे दनादन एफडीआई, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें हम कवर करेंगे, अभी पॉइंट लिखते चलो, इन्हीं के अंदर सारे पॉइंट्स कवर किए जाएंगे। इसके बाद आता है फोकस ऑन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या था, एक पॉइंट आ गया इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, ये आपका 9th पॉइंट है चैप्टर का। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एक इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी थी, ट्रेड स्ट्रैटेजी थी, जहां डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा नहीं दे रहे थे। हमने क्या कहा था कि रैदर देन जो चीजें बाहर से मंगा के हिंदुस्तान में कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, अब ये नहीं होगा। जो चीजें हिंदुस्तान में बनाई जा सकती हैं उनको हम बाहर से नहीं मंगाएंगे। ये था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का फंडा, कि खाना, गेहूं, अनाज ये सब बहुत मंगा लिया, अब इंडस्ट्रियल गुड्स मंगाओ, लोहा लगाओ, मशीनरी लगाओ, ताकि फर्दर गुड्स बना सको। हर बार झोली हाथ फैला के यूएसए के आगे नहीं खड़े होना है, ठीक। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कंट्रोल। रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कंट्रोल फेमा एक्ट के तहत हुआ था। ये भी सारी बातें बताएंगे। रेगुलेशन ऑफ फॉरेन, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन, एक मिनट दीजिएगा, कैपिटल कंट्रोल बता रहा था, हाँ, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल, ये हुआ था फेमा एक्ट के तहत। अभी इसी एक्ट के तहत ओप्पो, वीवो, इन सब का निपटारा चल रहा है, आपको न्यूज आई होगी, ठीक है। तो टोटल कितने पॉइंट हमने कवर किए, 8 पॉइंट कवर किए, कि ये 1950 से लेके 1991 तक क्या क्या चेंजेस आ रहे थे। सबसे पहला पॉइंट आया हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा था हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। अच्छा, पब्लिक सेक्टर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर public sector enterprises are those enterprises which is owned, managed and controlled by government। जो सीधा सीधा कौन चलाती है? सरकार चलाती है। अब उस टाइम पे नेहरू जी थे, नेहरू जी ने कहा कि देखो यार, प्राइवेट के हाथ में अगर मौका दे दिया तो प्राइवेट तो यार प्रॉफिट बनाने के चक्कर में हिंदुस्तानियों को खा जाएगा। इसीलिए हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी, हमने इस बारे में लास्ट में डिस्कस कर लिया था। तो हैवी रिलायंस मतलब क्या है? सरकार ने कहा कि जो भी काम होगा, सुई से लेके मिसाइल तक, सब कुछ कौन बना रहा है?
पब्लिक सेक्टर बना रहा है। जब पब्लिक सेक्टर बना रहा है तो प्राइवेट सेक्टर का कोई काम ही नहीं है। और ये चीज कैसे की गई? ये चीज की गई एक रेजोल्यूशन पास करके जिसका नाम था IPR 1956। बोले तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन पास किया गया है ना। उस रेजोल्यूशन के अंदर अभी मैं यही बता दे रहा हूं, ये चीज इंडस्ट्रियल चेंजेस में आएंगे, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म जब आएंगे तब उसमें भी कवर किए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी जिसने पढ़ लिया होगा उसको आगे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। उसने मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के तहत सरकार ने क्या किया, इंडस्ट्रीज को 3 टेबल में, 3 शेड्यूल में क्लासिफाई किया। शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। मतलब शेड्यूल ए में सारी इंडस्ट्रीज रिजर्व किसके लिए कर दी गई? पब्लिक सेक्टर के लिए। इस पे कोई प्राइवेट सेक्टर का आदमी हाथ नहीं मार सकता था। तकरीबन कितनी? तकरीबन 12 इंडस्ट्रीज रिजर्व करके रखी गई शेड्यूल ए में, किसके लिए? पब्लिक सेक्टर के लिए। फिर नेक्स्ट 12 कह रहा हूं, एक्सक्यूज मी, माफी चाहेंगे, 17 थी, 12 इसमें थी। अच्छा, शेड्यूल बी में कौन कौन सी थी? शेड्यूल बी में थी डोमिनेंट रोल जो था वो पब्लिक का था और हेल्पिंग हैंड किसका था? प्राइवेट सेक्टर का था। ठीक है, इसमें टोटल कितनी आई? 12। और शेड्यूल सी में जो बची कुची थी वो सारी किसके हाथ में गई? वो सारी हाथ में गई प्राइवेट सेक्टर के। तो तुम्हें इससे देख के समझ में आ रहा होगा कि सरकार ने एक ऐसा रेजोल्यूशन बनाया जिसके अंदर सारी ताकत किसको दे दी है? ये दोनों मिलके देखो तो एक में सिर्फ पब्लिक है, एक में पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंट रोल है और प्राइवेट सेक्टर एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम कर रहा है। तो ज्यादातर हिस्सा किसके हाथ में गया है? पब्लिक सेक्टर के हाथ में। बचा कुचा जो रह गया वो शेड्यूल सी में डाल दिया गया। ये क्या हो गया? हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। सरकार ने पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाया, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज लगाए। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसको किया क्या? टिक। वापस मैं टिक कर रहा हूं, तुम मत करना, तुम्हारे नोट्स अच्छे बनने चाहिए। इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ नोट्स बनाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ, जहां से समझ में आए वहां से बनाओ, बस नोट्स बनाते रहो, लिखते रहो, ठीक है। रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब जब बात आती है रेगुलेटेड डेवलपमेंट की, रेगुलेटेड डेवलपमेंट क्या होता है कि सरकार रेगुलेट करेगी, सरकार के हिसाब से काम चलेगा। तो किसी चीज को रेगुलेट करना है तो क्या करोगे? उस पर रिस्ट्रिक्शंस मान दोगे, है ना, उस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने लगोगे, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, राइट? यही तो होता है। तो रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या आएगा, देखिएगा फटाफट। दूसरा पॉइंट, रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर में क्या आएगा, देखिएगा। सरकार ने क्या किया, एक एक्ट बनाया, उसका नाम था IRDP, IDRA एक्ट। IRDP बोल रहा हूं, दो अलग अलग एक्ट हो जाएंगे। IDRA एक्ट कब बनाया गया था? IDRA मतलब क्या हो गया? IDRA एक्ट 1948 में बनाया गया था। ये डेट्स याद रखिएगा, ये सारे एक्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्या फुल फॉर्म था IDRA का? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। तो एक तरफ डेवलपमेंट भी करना है और पीछे क्या कर दिया, रेगुलेशन भी कर दिया। इस एक्ट का नाम था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, 1948 में आया था ये एक्ट, ठीक है। इस एक्ट का काम क्या था, यहां से अब देखो कह रहा है ना रेगुलेशन, रेगुलेशन मतलब रेगुलेट करोगे किस तरीके से। सरकार ने एक एक्ट बना दिया जिसमें कहा कि जितनी भी इंडस्ट्रीज ओपन होंगी, जो भी प्राइवेट सेक्टर में धंधा करना चाहता है उसको मुझसे पूछना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा लाइसेंस। तो क्या था कि न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट बी एस्टैब्लिश्ड विदाउट गेटिंग अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो ये क्यों बनाया गया था, लाइसेंस, लाइसेंस, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब जाहिर सी बात है, बिना, अब तुम्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली रेगुलेटेड। दूसरा नाम जो आता है इस पॉइंट में वो था MRTP एक्ट 1969। MRTP का मतलब क्या होता है? MRTP का मतलब होता है मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव
ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट लिख लीजिएगा, मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, एक एक्ट बनाया गया किसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए? मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली होता है हमारा सिंगल सेलर। क्या होता था? सिंगल सेलर। अगर मैंने कहा मोनोपोली है, जैसे किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अगर मोनोपोली है, सिंगल सेलर तुम हो, तो दाम तुम ही डिसाइड करोगे भाई। मैंने कहा मेरे पास सामान है, रेलवे गवर्नमेंट की मोनोपोली है, रेलवे गवर्नमेंट की मोनोपोली, कोई खुद की रेलवे तो चालू नहीं कर सकता है। पहले कर, मतलब अब तो कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है, बहुत लोग हैं ऐसे कि इतना पैसा रख लिया है कि अब खुद की रेलवे चालू कर लें, नाम क्या ही लें। खैर, तो इस चीज को उस टाइम पे रोकने के लिए कि किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे की मोनोपोली ना क्रिएट हो जाए, कोई राजा ना बन जाए कहीं से अकेले मार्केट का, कि ना कैपिटल अप्रोच भी नहीं लेना था नेहरू जी को, सोशलिस्ट अप्रोच भी पूरी तरीके से नहीं रखना था, कहीं बीच में ही रखना था, दो नाव पे टांग रखनी जरूरी थी। तो इस तरीके से एक एक्ट बनाया गया, एमआरटीपी एक्ट 1969, जिसके तहत ये रखा गया है, जिसके तहत ये देखा गया कि कोई भी इंडस्ट्री अगर एक्सपैंड करना चाह रही है, मर्ज करना चाह रही है, किसी भी तरीके से अपना इंडस्ट्रियल बेस बढ़ाना चाह रही है, तो हर एक चीज पे क्या था? रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे, फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। हमें एक्सपोर्ट करना है तो कोटा है, इंपोर्ट करना है तो एक रिस्ट्रिक्शंस है, इससे ज्यादा अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इससे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते, टैरिफ लगा दिए थे, कोटा लगा दिए थे। ये सारी चीजें किससे हो रही थी? इस एक्ट के तहत हो रही थी। दूसरा पॉइंट आई सपोज क्लियर हो गया। ठीक, एक तरफ सारा पैसा किसको दिया? पब्लिक सेक्टर को, दूसरी तरफ डेवलपमेंट कर रहे थे, रेगुलेटेड किसका? प्राइवेट सेक्टर का। नेक्स्ट आओ भाई, नेक्स्ट क्या कह रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। किस तरीके से प्रोटेक्शन हो रहा था? सेम पॉइंट पे आओ, सेम पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो है, प्रोटेक्शन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेशन, सॉरी, प्रोटेक्शन ऑफ लार्ज स्केल लिख रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। कहीं उल्टा बोल ना दिया हो, अब तो याद भी नहीं, छोड़ो, जाने दो। ठीक, किस तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का प्रोटेक्शन हो रहा था? सबसे पहली चीज तुमने देखा कि जो बची कुची इंडस्ट्रीज थी वो किस में डाल दी गई थी? टेबल सी ऑफ आईपीआर, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कुछ प्रोडक्ट रिजर्व कर दिए गए थे। फिर इसके बाद क्या किया गया था? एमआरटीपी एक्ट आ गया था, एमआरटीपी एक्ट आ गया था। अभी हमने पढ़ा एमआरटीपी एक्ट क्या था, क्यों आया था, सारी चीजें। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरी चीज क्या था? जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे उनके लिए क्या क्या था? प्रोडक्ट रिजर्व कर दिए गए थे, प्रोडक्ट रिजर्व्ड फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है। तीसरी चीज क्या थी? कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर सेटअप फॉर केटरिंग द नीड ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो उनको छोटे सस्ते चीप ब्याज दरों पे लोन देते थे। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा रेगुलेशन, हो गया किस तरीके से रेगुलेट किया जा रहा था एमआरटीपी एक्ट से, और प्रोटेक्ट कैसे किया जा रहा था? भैया प्रोडक्ट रिजर्व कर दिए कि तुम्हारा प्रोडक्ट कोई आदमी नहीं बनाएगा, सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए बनाएंगे। दूसरी चीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बना दी ताकि तुमको क्रेडिट फैसिलिटी भी मिलती रहे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पहले वापस चलो पीछे फटाफट फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा क्या? ये हो गया, ये हो गया। फोर्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। लो भाई, लो भाई, फोर्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। हेवी इंडस्ट्रीज मतलब तीन, हैवी इंडस्ट्रीज मतलब क्या? तीन इंडस्ट्रीज थी जिसपे सरकार ने
खूब सारा डेवलपमेंट, खूब सारा पैसा लगा दिया था। वो कौन थी? सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे खूब ज्यादा बहुत जरूरी थी। सारी इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड, सरकार सब बिजली पे ही चल रहा है। नेक्स्ट इंजीनियरिंग गुड्स। क्यों इंजीनियरिंग गुड्स पे? इंजीनियरिंग गुड्स पे इतना खर्चा क्यों किया गया था? ताकि इंडस्ट्रीज यहीं हो सके। अब अगर इंजीनियरिंग गुड्स ना बनाते तो मैकेनाइज्ड मींस ऑफ कल्टीवेशन भी ना होता, ठीक है। अच्छी मशीनरी होगी तभी ना अच्छा प्रोडक्शन होगा, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्या था? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, क्योंकि जो गोरे छोड़ के गए थे वो भी तो कंप्लीट करना था। रेलवेज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। अच्छा, ये तीनों ही चीजें देश के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। क्या ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखती हैं? स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस मतलब जिनके डेवलपमेंट से देश की जीडीपी प्लस ओवरऑल इंफ्रा में चेंजेस आता है। अब भाई उस देश में जाओगे जहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ठीक है, सड़कें नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये सारी की सारी चीजें इन सारी चीजों को दिखाती हैं। सारी की सारी चीजें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजली, आयरन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गुड्स या जो इंजीनियरिंग गुड्स थे, ये सारी चीजें किसको दिखाती हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस, एक देश की इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस इनसे देखी जा सकती है। जिस देश में बढ़िया बिजली, 24 घंटे बिजली अवेलेबल है, अच्छी सड़कें हैं, पीने को पानी, खाने को खाना, रहने को घर, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब ये पीने को पानी, खाने को खाना, रहने को घर, ये सारी चीजें किससे रिलेट हो गई? क्योंकि वहां मैन्युफैक्चरिंग है, वहां की जीडीपी अच्छी है, ये सारी चीजें तुम इससे रिलेट कर सकते हो। सरकार ने इस पे काम किया। किस पे काम किया? इस पे काम किया कि हम अच्छी तरीके से बिजली बनाएंगे, इंजीनियरिंग गुड्स बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। आगे मेरे बात लाल समझ, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ऊपर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है थ्रस्ट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। थ्रस्ट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो गया? कि लोगों को एक तरीके से नहीं होता कि तुमको इन्फ्लुएंस किया गया, प्रोत्साहित किया गया, इन्फ्लुएंस नहीं कहेंगे, प्रोत्साहित किया गया कि आप पैसे बैंक में जमा करो, आपको अच्छा ब्याज मिलेगा, ठीक है। हाई इंटरेस्ट रेट वर ऑफर्ड ऑन द सेविंग ऑफ द पीपल, ठीक है, कि आप सेविंग करिए बैंक में, आपको इंटरेस्ट रेट अच्छे मिलेंगे। दूसरी चीज क्या था? अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट किया गया था। सरकार इन्वेस्टमेंट किस पे कर रही थी? अभी तुमने देखा कि इन्वेस्टमेंट हो रहा था तीन चीजों पे, इलेक्ट्रिकल, सॉरी इंजीनियरिंग गुड्स, हमारा क्या बोलते हैं आयरन एंड स्टील, और एक और है हमारा, कौन सा था मैं भूल गया, फिर से भी देखते हैं, हाँ, आयरन एंड स्टील, इंजीनियरिंग गुड्स और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है, ये तीन चीजें थी, है ना। तो अब सरकार इन्वेस्टमेंट किस पे कर रही थी? एक तो ये, दूसरा सब्सिडीज दे रही थी ताकि फार्मिंग अच्छी हो सके। तो थर्स्ट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मतलब क्या था? सेविंग मतलब हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर किए गए थे, इन्वेस्टमेंट जो था वो इंड्यूस्ड था, किस पे? कैपिटल गुड्स पे और ये सारी चीजों पे, ठीक है, सब्सिडीज पे। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन कंपटीशन क्या था? अब देखो फॉरेन कंपटीशन को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा था, एक पॉइंट आता था, मैंने यहां पर कवर कराया था कि भाई एक एक्ट बनाया गया था, एमआरटीपी एक्ट। इस पे क्या था? एमआरटीपी में मैंने बता दिया कि रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। कैसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे? भाई हमने कहा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, अब करोगे तो जाहिर सी बात है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो तो फॉरेन मार्केट से लोग आ रहे हैं, तो दूसरे जगह के गुड्स लाके यहां बेच रहे हो, तो ये फॉरेन मार्केट पनपने की तो बात होती है। इस चीज को रोक कैसे लगाई गई थी? इस पे रोक लगाई गई थी ड्यूटीज से, इंपोर्ट ड्यूटीज और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन से। तो यहां पर कुछ भी अलग से नहीं लिखना है, यहां पर कुछ भी अलग से नहीं लिखना है। किस तरीके से फॉरेन कंपटीशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में दिक्कत थी, फॉरेन कंपटीशन रोका गया था किस तरीके से? हाई इंपोर्ट ड्यूटीज एंड, और क्या था? क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, कोटाज लगा दिए गए थे कि इससे ज्यादा आप मंगा ही नहीं सकते। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, ठीक है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है? डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच वर अर्लियर इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड,
ठीक है, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे फोकस किया गया। मतलब क्या था कि पहले जो गुड्स बाहर से मंगाए जा रहे थे वो अब घर में बनने लगे, बात खत्म। इसके बाद आखिरी पॉइंट आता है रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल। इसमें एक फेमा एक्ट है और एक फेरा एक्ट है, तो मैं आपको दोनों बता देता हूं। पहले आप फेरा एक्ट सुन लीजिए, ठीक है। फेमा मैंने बता दिया है, वो उसके तहत चल रहा है, ये अभी रिसेंट वाला है। इससे पहले आता है कौन सा पॉइंट है हमारा, ये कौन पॉइंट नंबर 8, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल। किसके तहत चल रहा था, एक एक्ट बनाया गया, FERA एक्ट, फेरा एक्ट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फेरा एक्ट हमारा बनाया गया था, फेरा एक्ट हमारा बनाया गया था 1973 में। इसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, है ना। कब बनाया गया था, 1973 में ये एक्ट बनाया गया था, ठीक है। अर्लियर क्या था, पहले देखिएगा, जो डोमेस्टिक मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज का जो फ्लो होता था, वो पहले क्या था कि सब सरकारें देख रही थी। तो अभी आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में मार्केट डिमांड और सप्लाई फोर्सेस देखती है। पहले क्या था, सरकार बता देती थी कि इससे ज्यादा पैसा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बनाया गया था, किस लिए, टू रेगुलेट द FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दो अलग अलग हैं, एक फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और एक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल में लिखना होगा। आइए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था इस वीडियो में 2 पॉइंट खत्म होंगे, ठीक। हाँ भाई, अब नेक्स्ट दूसरा बड़ा टॉपिक, रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। कितने रिफॉर्म्स थे इंडियन एग्रीकल्चर में, इनको एग्रेरियन रिफॉर्म्स भी कहते हैं। पहला हो गया टेक्निकल, इंस्टीट्यूशनल, जनरल। तो मैं इसको बहुत जल्दी जल्दी खत्म कराऊंगा, आपको बस इसके बारे में नोट करना होगा, ठीक है। और एक एक पॉइंट का मैं एक्सप्लेनेशन देता चला जाऊंगा, इसमें ज्यादा कहानी नहीं है, बस ये पॉइंट याद रखने, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्रीगेरियन रिफॉर्म, एग्रेरियन और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, ठीक है। फटाफट देखिएगा, अगला टॉपिक हमारा यही है, इसको जल्दी से खत्म करेंगे। मैंने पहले से लिख के रखा है ताकि तुम लोगों का टाइम ज्यादा ना लगे, वीडियो बहुत लंबी स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है। तो 3 तरीके से एग्रेरियन रिफॉर्म्स क्लासिफाई किए गए। पहले थे हमारे टेक्निकल, है ना, टेक्निकल रिफॉर्म, दूसरे थे इंस्टीट्यूशनल और तीसरे थे जनरल रिफॉर्म्स, ठीक है। सारे पॉइंट हमें याद रखने, फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं पढ़ने का, ठीक। टेक्निकल रिफॉर्म क्या थे भाई, टेक्निकल रिफॉर्म जो फार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा टेक्निकल सबसे बड़े रिफॉर्म जो हुए थे वो थे टेक्निकल रिफॉर्म। उसमें क्या हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। सबसे पहली चीज, यूज ऑफ HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज किया गया, मैं बड़ा कर दे रहा हूं, ठीक है। फिर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स ताकि क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते थे। केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए यूज किए जाते थे। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, ये भी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए ही यूज किए जाते थे। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट, पहले ऐसा होता था कि किसान खुद से देखता था, बेमर्जी सॉइल की क्वालिटी चेक किए बगैर, पानी की फैसिलिटी देके बगैर फार्मिंग करने कूद पड़ता था। लेकिन आज की डेट में क्या है, सॉइल फर्टिलिटी से लेके, सीड की क्वालिटी से लेके, पानी का फ्लो लेके, सारी चीजें चेक की जाती है, टिप से लेके टॉप तक। ये क्या हो गया, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट। उसके बाद था मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। व्हाट इज मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, यार पहले बैलगाड़ी होती थी, बैलगाड़ी लेके किसान खेत जोतने जाता था। अब क्या है, ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर जो काम कर सकता है, जितनी कम समय में कर सकता है, जितनी रफ्तार से काम कर सकता है, उतनी रफ्तार से बैलगाड़ी नहीं कर सकती। तो ये हो गया मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। पहले किसान के पास इतने पैसे ही नहीं होते थे कि वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सके। पहले तो टेक्नोलॉजी ही नहीं थी मेरे भाई। अब टेक्नोलॉजी धीरे 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 कितनी बड़ी हो गई है, अब हर एक चीज के लिए टेक्नोलॉजी हो गई है। सीडिंग, स्नोइंग, सब चीज के लिए एक बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ये हो गया मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। फार्मर जो थे वो कन्वेंशनल तरीके छोड़ के अब मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन की तरफ बढ़ चुके थे, ठीक है।
आदमी बैलगाड़ी से सीधा ट्रैक्टर पे आ गया था। चलो दूसरे आओ, जनरल रिफॉर्म समझो क्या है। जनरल रिफॉर्म से पहले मैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म बता देता हूं क्योंकि ये ज्यादा बड़े रिफॉर्म थे, ठीक है। तो सबसे बड़े टेक्निकल पढ़ लिए, अब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो थे इन्हीं को बोलते थे लैंड रिफॉर्म्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहला चैप्टर पढ़ा होगा, पहले चैप्टर में पढ़ा था कि लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम के तहत जमींदारी सिस्टम बनाया गया। जमींदारी सिस्टम में क्या था कि एक जमींदार कई सारे गांव का ओनर होता था लैंड का, उसका काम होता था रेंट कलेक्ट करना, कितना भी चाहे उतना कलेक्ट कर सकता था। तो यहां पर क्या हो गया, ये सारी चीजें खत्म कर दी गई। सबसे पहली चीज अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, जमींदारी सिस्टम खत्म। ओनरशिप राइट वापस किसको ट्रांसफर कर दिए गए थे, ओनरशिप राइट ट्रांसफर कर दिए गए थे पीजेंट्स को, टेनेंट्स को। नेक्स्ट रेगुलेशन ऑफ रेंट, रेंट रेगुलेट कर दिया गया था। पहले जमींदार की जितना मर्जी उतना पैसा ले रहा है, जितना मर्जी पैसा इन द सेंस क्रॉप का उतना हिस्सा वो रख ले रहा है। अब क्या हुआ, ओवरऑल क्रॉप का वन थर्ड ही एज अ रेंट लिया जा सकता था, ये भी सरकार ने तय कर दिया। नेक्स्ट कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग मतलब क्या हुआ कि जो फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग थी, पीस हेयर एंड पीस देयर, वो जो हमने पढ़ा नहीं था लास्ट क्लास में कि जिसने वीडियो देखी होगी उसको समझ में आएगा कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर की स्टेट थी वो क्या थी, फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग थी। भाई एक कोने में एक लैंड पड़ा हुआ है, गांव के दूसरे कोने में एक लैंड पड़ा हुआ है। अब ऐसे में किसान तो यार एक ही है कि आदमी दो डबल तो नहीं कर लेगा कि आधा आधा जाके उधर किसानी कर रहा है, आधा इधर कर रहा है। यानी एक वक्त पे एक किसान एक ही जमीन पे काम कर सकता था। इसकी वजह से बहुत सारा प्रोडक्शन, बहुत सारा लैंड जो था वो वेस्ट हो जाता था क्योंकि वहां पर कोई आदमी नहीं काम करने को। सरकार ने क्या करा, सरकार ने ये सारा लैंड ले लिया। सरकार ने कहा आप ये आपके पास जो कुछ 1 गज 2 गज अलग अलग जगह पड़ा हुआ है ये सब हमको दे दो और बदले में एक साथ उतना अमाउंट ले लो। अब एक किसान ने अपनी 3 गज जमीन एक रखी है, 2 गज जमीन एक रखी, सरकार को दे दी। सरकार ने कहा हम तुम्हें 5 गज जमीन एक जगह दे देंगे, तो तुम एक जगह आराम से किसानी करना, खत्म काम। अब जाहिर सी बात है अगर वो 3 गज पे भी कर रहा है या 2 गज पे भी कर रहा है एक वक्त पे, तो उतना प्रोडक्शन नहीं होगा जितना 5 गज पे होगा, है ना। ये हो गया कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। टुकड़ों टुकड़ों में जो लैंड पड़ा था वो लेके सरकार ने एक बड़ी जगह लैंड देना अलॉट कर दिया फार्मर्स को। कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या था मैं आपको बता देता हूं। देखिए कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज बनाई गई। क्या था फार्मिंग, पहले क्या था कि किसी एक के बस की बात नहीं होती थी कि फार्मर ना तो प्रॉपरली सीड्स ले सकता था या उसके पास इतना पैसा था, या कुछ फार्मर ऐसे थे जिनके पास हाई वैरायटी सीड्स इस्तेमाल करने का भी खर्चा नहीं होता था। अब भाई हाई HYV सीड्स बना तो दी, खरीदेगा कौन, अमीर। अमीर कौन था, जमींदार। कुछ चीजें थी, इसके चक्कर में क्या हुआ, कोऑपरेटिव फार्मिंग की शुरुआत हुई। कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब जब फार्मर्स मिल के फार्मिंग करते हैं और उनके पास बार्गेनिंग पावर आ जाती है तो वो कोऑपरेटिव फार्मिंग का हिस्सा होता है, ठीक है। अब कलेक्टिवली सीड्स फार्मर्स को पहुंचाना, है ना, उनके प्रोडक्शन को मार्केट में लेके जाना, ठीक है, उनके प्रोडक्शन को ग्रेड करना, है ना, एक्चुअल वेट के थ्रू उनको वे करवाना, ठीक है। पहले बहुत फ्रॉड होता था, अब ये सब चीजें नहीं होने लगी क्योंकि कोऑपरेटिव फार्मिंग होने लग गई थी, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ये हो गए हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल होते हैं, क्वेश्चन इनसे धनाधन बनते हैं। 5 5 10 कितने हो गए, 5 और 5 10 हो गए हमारे। 10 के 10 हमें कवर करने, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट होता है जनरल रिफॉर्म्स। जनरल रिफॉर्म क्या थे, अब ये आमतौर पे जो रिफॉर्म होने चाहिए, जो चीजें किसानों को मिलनी चाहिए, ये थे जनरल रिफॉर्म। क्या था, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, कैनाल, वेल, ये सारी चीजें बनाने लग गए, कुएं खोद दिए भैया, वेल्स बना दिए, है ना, ट्यूबवेल वगैरह लगा दिए कि अब कम से कम पानी पहुंचे, वरना पहले इंद्रदेव के आगे झुकना पड़ता था। नेक्स्ट प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, नाबार्ड बनाया गया, एक बैंक बनाया गया नाबार्ड, और बहुत सारे रीजनल रूरल बैंक्स बनाए गए जिनका काम था इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मार्केट में पहुंचाना, किसानों को इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का सहारा प्रोवाइड कराना। पहले किसान क्या था, जमींदारों से पैसा मांगता था फिर फंस जाता था, लेकिन नाबार्ड सेटअप कर दिया गया। नाबार्ड ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है, देखता है कि कितना रेगुलेशन हो रहा है, कितना डेवलपमेंट हुआ है सोसाइटी में, एक
रूरल एरिया में, फिर वो चाहे जमीन से रिलेटेड हो, चाहे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, इंफ्रा से रिलेटेड हो, स्कूल से, सब कुछ नाबार्ड देखता है। ठीक है, नेक्स्ट रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव फार्मिंग मैंने बता दी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी मैं बता देता हूं, यही सेम चीज थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नाउ रेगुलेटेड फार्मिंग क्या है? देखिए रेगुलेटेड मार्केट मतलब क्या है, अब पहले किसान के पास कोई मार्केट नहीं होती थी, अब क्या है, किसान क्या होता है, आप लोग अपने अपने गांव में देखिएगा, हर डिस्ट्रिक्ट की एक मार्केट मंडी लगती है। वो मार्केट कौन गवर्न करता है? कमिटी बनाई जाती है, कमिटी मेंबर्स होते हैं। वो कमिटी मेंबर्स क्या काम करते हैं? देखते हैं कि किसानों का जो प्रोड्यूस है, फार्मर्स प्रोड्यूस जो है, वो सही रेट पे ग्रेड के हिसाब से किसानों का माल मार्केट में बेचा जाए। तो ये रेगुलेटेड मार्केट, रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, इसके लिए कमिटी बना दी गई, ये एक तय कर दिया गया। और सबसे बड़ी चीज, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेट कर दिया गया, ताकि कहीं से भी किसान का कोई नुकसान ना हो, पहले ही से किसान को पता हो कि वो जो प्रोडक्शन कर रहा है उसका कितना दाम उसको मिलने वाला है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ये हो गए हमारे कुछ मेजर रिफॉर्म्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हुए थे। मैंने इसको एक बार फिर से इधर इस तरीके से लिख दे रहा हूं, ठीक है, समझ जाइएगा। छोटा हो गया, एग्रीगेरियन, टेक्निकल, इंस्टीट्यूशनल, जनरल, इसमें 5, इसमें 5 और इसमें 4, 14 रिफॉर्म्स थे टोटल। अब अगर याद करना है तो ये 14 के 14 लाइन से लिख लेना, ठीक है। और 2 बार मैं कहूंगा इसका चार्ट की प्रैक्टिस 2 बार कर लेना, कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है। फिर से मैं एक बार बड़ा कर दे रहा हूं। टेक्निकल रिफॉर्म्स, यूज ऑफ HYV सीड्स, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट, मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन मतलब क्या है? बैलगाड़ी टू ट्रैक्टर। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट क्या है? हर एक चीज से रिलेटेड साइंटिफिक अप्रोच रखना, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी, सीड्स की क्वालिटी, पेस्टिसाइड्स कितना लगना है, फर्टिलाइजर्स कितना यूज करना है, कितना पानी जाना है, ये सब चीज पहले से सेट होने लग गई। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट, जमींदारी हटा दिए गए, रेंट रेगुलेट कर दिया गया, ओवरऑल प्रोडक्शन का 1/3 लिया गया, लैंड होल्डिंग कंसोलिडेट कर दी गई और कोऑपरेटिव फार्मिंग इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट, अरे यार, नेक्स्ट, expansion of irrigation facilities, provision of credit, regulated market, cooperative societies, regulated market and cooperative societies एक पॉइंट है। फिर MSP प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, ये थे हमारे जनरल रिफॉर्म। अगला टॉपिक जो आता है एग्रीगेरियन रिफॉर्म में वो होता है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इस पॉइंट को भी हमने ग्रीन से ही लिख दिया है। इट वॉज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ एग्रीगेरियन रिफॉर्म, अचीवमेंट ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म। और उसमें भी कौन सा? टेक्निकल। जो सबसे बड़ा रिफॉर्म आया था ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, वो किसकी वजह से? टेक्निकल रिफॉर्म है, यूज ऑफ HYV सीड्स। एक नाम हमेशा याद आएगा, एक नाम आपको हमेशा याद रखना है, MS स्वामीनाथन। फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ था HYV सीड्स? हमने पढ़ा कि HYV सीड्स का इस्तेमाल करने से क्या हुआ? जो हम पहले क्या बोलते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग के तहत चलते थे कि जो भी प्रोड्यूस हो रहा है खुद के कंजम्पशन में जा रहा है, हम क्या हुआ, एक टाइम आया जो कॉलोनियल ब्रेकडाउन के तहत हम जा रहे थे स्टैग्नेशन में, उसके आगे चले गए। कैसे आगे चले गए? हमें एक ब्रेक थ्रू मिल गया था ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। क्या था कि पहले अपने खाने के वांदे थे और अब हम बाहर लोगों को बेचने लग गए थे। हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग से मार्केट सरप्लस में चले गए थे। किस तरीके से? एक कन्वेंशनल क्रॉपिंग मेथड को छोड़ के एक टेक्निकल क्रॉपिंग मेथड यानी HYV सीड्स का इस्तेमाल करके, ग्रीन रेवोल्यूशन का सहारा लेके, ठीक है। तो जब HYV सीड्स का इस्तेमाल होना चालू हुआ, धीरे धीरे हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हुई? अराउंड 25%। 25% इंक्रीमेंट हुआ किसमें?
फूड ग्रेन्स के प्रोडक्टिविटी में। ठीक, 25% इंक्रीज हो गया मेरे लाल। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये था हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, डिटेल में इसको जानने की क्या ही जरूरत है, इतना आपने कवर कर लिया। यही 3 पॉइंट आएंगे मेजर, और अगर आपको लिखने को आएगा तो आप यही लिख दीजिएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन रिफर्स टू द यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स अलोंग विद द यूज ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। बात खत्म। ठीक है, अब ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही है, तो जब भी ग्रीन रेवोल्यूशन की बात होगी दो चीजें हमेशा सामने आएंगी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो था उसको दो फेज में डिवाइड किया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा दो फेज में डिवाइड किया गया भाइयों। एक मिड 1960s से 1970s और एक मिड 1970s से 1980s। अब ये दो फेज में क्यों डिवाइड किया गया? फेज 1 फेज 2 इस तरीके से डिवाइड किया गया है। क्या था? सबसे पहली चीज, फेज 1 में 2 पॉइंट आते हैं कि क्रॉप रिस्ट्रिक्शन था। क्रॉप रिस्ट्रिक्शन था। किस तरीके का क्रॉप रिस्ट्रिक्शन था? 1960 से लेके 1970 के मिड ऑफ 1960 से लेके 1970 तक क्या था कि सिर्फ दो मेजर क्रॉप्स पे ही इसका इंपैक्ट आया था। वो दो मेजर क्रॉप्स कौन सी थी? एक थी राइस और एक थी वीट, और दूसरा था एरिया, या मैं ये कहूं स्टेट। दूसरा था स्टेट रिस्ट्रिक्शंस। स्टेट रिस्ट्रिक्शन क्या था कि कुछ ही चुनिंदा स्टेट्स थी मेरे बाबू जिनमें ग्रीन रेवोल्यूशन का सही से फायदा हुआ था। अब वो कुछ चुनिंदा स्टेट थी, आंध्र प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु। क्वेश्चन आएगा, आंध्र प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु। क्लियर? क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये दो थे मिड 1960s के मेजर पॉइंट। अब अगर मैं बात करूं मिड 1970s टू 80s, तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस थे ना ये खत्म हो गए थे। क्रॉप रिस्ट्रिक्शन भी ओवर हो गया था, एरिया रिस्ट्रिक्शन भी ओवर हो गया था। मतलब क्या था? इस फेज में ग्रीन रेवोल्यूशन स्प्रेड हो गया था अच्छी तरीके से, और जो क्रॉप रिस्ट्रिक्शन है वो भी खत्म हो गया था। वीट राइस से हटके भी और क्रॉप्स में भी आने लग गए थे, ग्रीन रेवोल्यूशन का इंपैक्ट आने लग गया था। और जो स्टेट वाइज रिस्ट्रिक्शन था वो भी खत्म हो गया था। यानी 10 साल लग गए तुम्हें लगभग इस चीज को खत्म करते करते। ठीक है, तो ये हो गया इन दिस फेज ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज स्प्रेड। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज स्प्रेड to large number of states, and benefited large variety of crops। जिसमें क्या था? कौन कौन सी थी? पहले वीट और राइस थी, अब कौन कौन सी हो गई? बाजरा, मेज और ज्वार। याद रखना ये सब डेटेड सब आएगा। इतना नोट कर लिया। अब पहले देखो, फिर से वापस आते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन पे। क्या पढ़ा? ग्रीन रेवोल्यूशन वाज वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट ऑफ द एग्रेरियन रिफॉर्म्स। ठीक है, क्या हुआ था उसमें? यूज ऑफ HYV सीड्स विद अ प्रॉपर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा? किसने किया था? ये किसके थ्रू आया था? ब्रेक थ्रू हमें मिला था। ये ब्रेक थ्रू हमें मिला था MS स्वामीनाथन के थ्रू। इनको बोलते थे फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ये बंदा ना होता तो आज भी कहीं ना कहीं किसी एक देश से हम अनाज के लिए भूखे होते कि हमें आटा दाल चावल पकड़ा दो भाई। ठीक है, सलूट सर, सलूट। नेक्स्ट, 25% इंक्रीमेंट हुआ था किसमें? फूड ग्रेन्स की प्रोडक्टिविटी में। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन को क्लासिफाई किया गया दो फेज में, 1960 से 70s। ठीक है, और उसके बाद 70s टू 80s। आगे बढ़ो, इसके बाद 2 पॉइंट और कवर किए जाएंगे। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरे लिमिटेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशंस को क्लासिफाई करना है, फटाफट कर देते हैं। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में एक पॉइंट आ गया, क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स।
क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी अ स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। क्या जौर हो, क्या वीट हो, क्या राइस हो, क्या मेज हो, जितनी भी क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी थी वो झम से ऊपर चली गई थी। ठीक है, मतलब क्या था, इतनी ऊपर चली गई थी कि हम मार्केट सरप्लस में आ गए थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? अ सब्सटैंशियल राइज इन एकरेज, या अ सब्सटैंशियल राइज इन एकरेज। एकरेज मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिविटी पर, प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर होता है। रुकिएगा एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, प्रोडक्टिविटी पर नहीं, एकरेज मतलब होता है एरिया अंडर कल्टीवेशन, सॉरी, एरिया अंडर कल्टीवेशन। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हुआ है ना। एकरेज मतलब एरिया अंडर कल्टीवेशन भी बढ़ गया HYV सीड्स के आने के बाद से। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई? शिफ्ट फ्रॉम सब्सटैंशियल फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। पहले क्या था? किसान सिर्फ मेयर एग्जिस्टेंस के लिए फार्मिंग करता था, फार्मिंग फॉर एग्जिस्टेंस। फिर अब हम क्या हुआ? कमर्शियल फार्मिंग में आ गए। कैसे? क्योंकि मार्केट सरप्लस में जा चुके थे, मार्केट सरप्लस में जा चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट, चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। फार्मर्स आउटलुक कैसे होता है कि पहले किसानी एक एग्जिस्टेंस का ही सहारा था, लेकिन अब लोग उससे पैसे कमा रहे थे। सेम एज रिलेटेड टू द अबव पॉइंट। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट हमारा जो आता है वो है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। हाथ नहीं फैलाने पड़े, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। अब हमें अपने खाने के लिए बाहर के लोगों की तरफ, बाहर के देशों की तरफ मुंह नहीं देखना पड़ा, हाथ नहीं फैलाने पड़े। ये थे हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो क्या सर ग्रीन रेवोल्यूशन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ, कुछ खराब नहीं हुआ? हाँ, कुछ था खराब, कुछ खराब तो था ही। सबसे पहला क्या था? इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, वो भी कर लो। इतने तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लिए, अब लिमिटेशंस कवर करो। लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। हाँ जी, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। लिमिटेशन क्या थी ग्रीन रेवोल्यूशन की? सबसे पहली लिमिटेशन तो ये है कि नंबर ऑफ क्रॉप्स जब भी थी तब भी लिमिटेड ही थी, लिमिटेड क्रॉप्स थी। अभी पहले कितनी थी? पहले थी हमारी कौन कौन सी भैया? वीट, राइस, ज्वार, मेज, बाजरा, 5। ठीक, लेकिन ये 5 ही तो थी। उसका क्या? कॉटन का क्या है ना, जूट का क्या, टी का क्या? तो ये फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जूट, टी एटसेट्रा, इस पे कोई इंपैक्ट नहीं था, इसके लिए कोई फायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट था अनइवन स्प्रेड। अनइवन स्प्रेड मतलब इसको दो तरीके से क्लासिफाई करो। एक था पॉजिटिव स्प्रेड, या फिर मैं कहूं एक पॉजिटिव इंपैक्ट, और लीस्ट इंपैक्ट। नेगेटिव नहीं, लीस्ट इंपैक्टेड। तो पॉजिटिव इंपैक्ट तुमने पढ़ा कहां पर था? तुमने यहां पढ़ लिया कि भाई पॉजिटिव इंपैक्ट जो था वो कहां था? आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु। बाकी क्या? बाकी यहां तो भैया क्रॉप प्रोडक्टिविटी सब बड़ी थी। आंध्र प्रदेश, एपी फॉर आंध्र प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु, ये जगह क्या थी? पॉजिटिव स्प्रेड था। यहां पर तो ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा मिला। कहां फायदा नहीं मिला? पंजाब, हरियाणा, यहां पर भी था, और भी ऐड कर लो।
हरियाणा, महाराष्ट्र, क्योंकि ये फेज 1 फेज 2 दोनों ऐड कर लिए जाएंगे, महाराष्ट्र, ये सारे स्टेट्स को तो फायदा मिला। लीस्ट इंपैक्ट कहां हुआ? लीस्ट इंपैक्ट हुआ भैया यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, उड़ीसा, ठीक है, इन सबको कोई फायदा नहीं हुआ, इन स्टेट्स में अनइवन स्प्लिट था। अब यहां के किसान बढ़िया मजबूत कमा रहे, खा रहे, यहां के किसान अभी भी मर रहे, ये था अनइवन स्प्रेड, ठीक है। उसके बाद था लिमिटेड, इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आओ, लिमिटेड नहीं, थर्ड पॉइंट पे लिखो इकोनॉमिक डिवाइड। इकोनॉमिक डिवाइड जो आज भी चल रहा है। इकोनॉमिक डिवाइड मतलब क्या? रिच और पुअर का डिवाइड। इकोनॉमिक डिवाइड क्या? रिच और पुअर का डिवाइड। भाई अमीर और अमीर हो गया, पंजाब के किसान धनाधन पैसा कमा रहे हैं, आज भी कमा रहे हैं, खूब अमीर हो रखे हैं। यूपी बिहार के हालात तुम सबको पता है, ठीक है। ये हो गया इकोनॉमिक डिवाइड। तो यहां पर एक पॉइंट और रह गया है, क्या देख लेते हैं। सिंपल है, बस 3 पॉइंट में लिमिटेशन खत्म। ये थी हमारी लिमिटेशंस के पॉइंट। अब यहां तक यहां तक एक वीडियो में हमारा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे क्या? नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड, ठीक है। ये पार्ट बी था, यहां तक हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये 2 पॉइंट कवर करने वाले हैं। बाकी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियोस के लिए मैं पूरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिजनेस, कॉमर्स सब कवर कराने वाला हूं आप लोगों को। सीयूईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल बनने वाला है। मैं सीयूईटी पे मेजर फोकस रखूंगा अपना, ठीक है। यानी कोर क्रक्स नॉलेज के ऊपर बात होगी, इधर उधर की बातें ज्यादा नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ वो बातें जिससे आपके एग्जाम में इंपैक्ट आए, ठीक है। थैंक यू क्लास।